हेलो एवरीवन। इन्वेस्टमेंट लाइफ में आपका फिर से स्वागत है। तो जून का महीना चल रहा है। वर्ष 2025 का आधा साल निकल चुका है। और अभी इस टाइम पे अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं और यह जानना चाहते हैं कि आपको कहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम उसको बोलते हैं जहाँ पर आप पैसे लगा रहे हो, पर वो 1 या 2 साल के लिए नहीं लगा रहे हो। जो आपका होराइज़न है, वो कम से कम 5 साल होना चाहिए। पर अगर आप आइडल सिचुएशन की बात करो, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का होराइज़न 10 से 15 साल तक का मिनिमम होना चाहिए। मतलब 5 साल तक आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की ओर देख रहे हैं। लेकिन अगर आप 10 से 15 साल तक का कम से कम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जो गोल है, वह आपको एक स्टेबिलिटी देना है और वह आपको टैक्स एफिशिएंसी भी देता है। मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके आप टैक्स भी ज़्यादा बचा सकते हो और ये आपको एक बैलेंस्ड ग्रोथ देता है। क्योंकि आपका होराइज़न बहुत लंबा है, तो अगर ऊपर-नीचे कुछ होता है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो ऑन एन एवरेज वो आपको एक अच्छी ट्रैजेक्टरी बनाता है, जो आपको एक स्टेबल ग्रोथ की ओर ले जाता है। तो ये एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब चलिए हम देखते हैं वर्ष 2025 के मिड में कौन से टॉप 5 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं, जो आपको एक स्टेबल और अच्छा गेन देंगे। हालाँकि आगे बढ़ने के पहले मैं आपको ये क्लैरिफ़ाई कर देना चाहता हूँ कि ये जो टॉप 5 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं, वो मेरे रिसर्च पर आधारित है। आप अपना खुद का भी रिसर्च कर लें और यह देख लें कौन आपके लिए सूटेबल है। तो पहले नंबर पर है इक्विटी म्यूचुअल फंड। अब पहले तरीके में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो म्यूचुअल फंड में, जो कि हैं लार्ज कैप रिलेटेड, ईएलएसएस, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम टैक्स रिलेटेड, या फिर इंडेक्स फंड। अब ये जो सारे फंड है, वो बड़ी-बड़ी कंपनियों में ही इन्वेस्ट करते हैं। मतलब जो टॉप 50, टॉप 100 वाली कंपनियाँ हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो इसलिए इसमें जोखिम कम होता है। वो बहुत ज़्यादा ना ऊपर जाता है और ना ही बहुत ज़्यादा नीचे आता है। तो ये आपको एक स्टेबल ग्रोथ ओवर द ईयर देता है। अब देखिए इसके रिटर्न की बात करें, तो पिछले कुछ 15-20 सालों में ऑन एन एवरेज 12 से 15% का हमें रिटर्न मिला है। पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि वो आपका प्योर रिटर्न नहीं होता है। जो भी रिटर्न आएगा उस पर आपको एलटीसीजी देना पड़ेगा, जो कि है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो करंटली अभी 12% के आसपास। अब अगर इसके बेनिफिट की बात करें, तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि यह टाइम आपका बहुत बचाता है। अगर हमें इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो हम अपने मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं, जो कि सबसे ईज़ी है। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। पहले लोगों को ऑफ़िस में जाने पड़ते थे या फिर कोई ऐसी एजेंसी है, उसमें जाकर फॉर्म भरकर और उसको परचेज़ करना पड़ता था। पर आज के टाइम में आपके पास मोबाइल है, बहुत सारे ब्रोकर जैसे ग्रो, ज़ीरोधा और भी कई सारे हैं, इनके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये बहुत ही कन्वीनिएंट तरीका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अब इसमें एक और फ़ायदा है कि ट्रैकिंग भी ईज़ी होती है। अगर आप ऐप के थ्रू करते हो, एक रिनाउंड ऐप के थ्रू करते हो, तो ट्रैक करना बहुत आसान होता है और स्कैम के भी चांसेस कम होते हैं। और एक और फ़ायदा है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, टैक्स सेविंग में ये काफ़ी काम देता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के कंपैरिज़न में। जैसे लॉन्ग टर्म में अगर मैंने बताया आपको, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अभी 12.5% है, वही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो 1 साल के अंदर आप अगर विथड्रॉ करते हो, उस पर करीब-करीब 20% का टैक्स लगता है। और ईएलएसएस जैसी स्कीम, उसमें आपको एटीसी के तहत 1.5 लाख रुपए तक का रिबेट मिल जाता है। अब यह भी ध्यान देना है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो मार्केट के उतार-चढ़ाव से आपको डरना नहीं है। अगर मार्केट कभी बहुत नीचे चला जाता है, तब भी आपको आपका इन्वेस्टमेंट निकालना नहीं है। नहीं तो एवरेजिंग नहीं देगा और आपको घाटा हो जाएगा। तो मार्केट से नहीं डरना और मार्केट को टाइम भी नहीं करना है। इसलिए आपका सबसे अच्छा तरीका एसआईपी कर लो। एक फिक्स डेट पर आप उसमें इन्वेस्ट करते रहोगे और अगले 10 साल, 15 साल जब भी आप उसको निकालना चाहोगे, तो उस समय तक आप उसमें एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देख सकते हो। अब देखिए, जो दूसरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है, वो है स्टॉक में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है कि उसमें फंड हाउस है, वो बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्ट करती है। जो भी आप एक म्यूचुअल फंड का आपने एक यूनिट लिया या फिर उस पे आप इन्वेस्ट करते हो, तो आपका इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट होके बहुत सारी कंपनियों में जाता है, जो एक फंड हाउस मैनेज करती है। डायरेक्ट स्टॉक में क्या है कि आप एक किसी कंपनी के स्टॉक में डायरेक्ट पैसे लगाते हो, तो इसका जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा वैरी करता है। मतलब अगर आपने सुना होगा कि टीवीएस का शेयर आज से 8 साल पहले कुछ 40-50 का था, ₹4000 पहुँच गया है। एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। तो आप देख सकते हो ये कितना है, 400 गुना ग्रोथ इसमें हो चुका है। तो इसलिए डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करके आप
बहुत बड़ा फ़ायदा उठा सकते हो। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि आपको इन्वेस्टमेंट एक लंबे समय के लिए करना है, और यही इस वीडियो का आज का फंडा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और स्टॉक में इन्वेस्ट करने के पहले आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ेगा। आपको उस कंपनी के बारे में रिसर्च करना पड़ेगा कि उसका पास्ट का कुछ सालों का परफॉर्मेंस कैसा है और उसका आउटलुक कैसा है। अब जैसे अगर मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैं अगर टीसीएस का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, आईटी सेक्टर अभी काफ़ी साल तक रहने वाला है और ये उसकी एक बहुत अग्रणी कंपनी है। तो अगर आप उसका स्टॉक लेते हो, तो आपको बहुत कम चांसेस है कि ये डूब जाएँगे। वैसे ही एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस, ये सारे बहुत स्टेबल कंपनियाँ हैं, आप इनके स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। हालाँकि ये कोई एडवाइस नहीं है, यह मैं आपको बस एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि अगर आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करो, तो उस कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लेना। और इस बात का भी ध्यान देना, जिस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो किसी ग्रोथ सेक्टर की कंपनी होनी चाहिए। ग्रोथ सेक्टर का मतलब जो आगे चल के बहुत बढ़ने वाला है। जैसे सोलर एनर्जी हो गया, या रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, या फिर ईवी हो गया, फार्मा हो गया, आईटी हो गया। इन सब का अगले 10 से 20 साल का फ्यूचर अच्छा है। मतलब ये ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनियां हैं। इसके स्टॉक को आप खरीद सकते हो और उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। इस तरह के इन्वेस्टमेंट बस डरने वाली एक ही बात होती है कि इसका रिस्क बहुत हाई होता है, क्योंकि आप सिर्फ एक कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो। म्यूचुअल फंड में आप ग्रुप ऑफ कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे थ्रू म्यूचुअल फंड, पर इसमें एक कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिस्क बहुत हाई होता है। इसलिए आपका प्रायर रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें भी म्यूचुअल फंड की तरह आपको फसल बहुत कम है। आप सिर्फ फ़ोन से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको कुछ ज़्यादा पेपर वर्क वगैरह करने का ज़रूरत नहीं होता है। किसी भी रिलायबल ऐप के थ्रू आप ये कर सकते हो। तीसरा जो तरीका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का, वो है पीपीएफ या फिर सुकन्या समृद्धि योजना के थ्रू। तो अगर पीपीएफ की बात करें, तो पीपीएफ एक बहुत ही पुराना और गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, जिसमें रिस्क का चांस बहुत कम है। अब देखिए, पीपीएफ में ऑन एन एवरेज 7 या 8% का ही रिटर्न मिलता है। अभी जो करंट रेट है वो 7.1% का है, जो कि मोर और लेस फिक्स्ड डिपॉजिट के ही इक्विवेलेंट है। पर इसमें एक बेनिफिट आपको यह मिलता है, ये पूरी तरह से एग्जेम्प्ट स्कीम है। मतलब इसमें आप अगर पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो एटीसी के तहत आपको 1.5 लाख तक का रिबेट मिल जाता है। अगर आप इसमें जो गेन करते हो, जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, उसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। मतलब आप पीपीएफ जब भी निकालोगे, आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तीसरा, अगर इसमें कुछ ग्रोथ भी होता है और मैच्योरिटी तक जो भी आपको रिटर्न मिलता है, उसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो ये पूरी तरह से एग्जेम्प्ट स्कीम है। हालाँकि पीपीएफ में आपको 15 साल का कमिटमेंट करना होता है। मतलब 15 साल तक आप पैसे नहीं निकाल सकते। आप 15 साल तक कंट्रीब्यूट कर सकते हो, पर उसके पहले आप पैसे नहीं निकाल सकते हो। हालाँकि इसमें कुछ एक्सेप्शंस ज़रूर हैं। वैसे 15 साल के बाद आप चाहो तो इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो, और हर एक 5 साल के अंतराल पर ये एक्सटेंड होता रहता है। मतलब अगर आपने 15 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, आप इसको और गेन देना चाहते हो या इसको और आप एक्सटेंड करना चाहते हो, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25, 30, इस तरह से आप एक्सटेंड कर सकते हो। तो रिटर्न के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा नहीं है, लेकिन ये सबसे सेफ तरीका है। अब अगर बात करें हम सुकन्या समृद्धि योजना की, तो पहली बात यह है कि ये केवल लड़कियों के लिए है, और इसमें जो आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है वो पूरे 21 साल तक करना होता है। आप किसी भी एज से स्टार्ट करते हो, आपको 21 साल उसको मैच्योर करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपने 2 साल की उम्र से अपनी बेटी के लिए यह योजना में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है, तो उसके 21 साल बाद, मतलब आपकी जब बेटी 23 साल की हो जाएगी, तभी ये मैच्योर होता है। हालाँकि इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे शादी, पढ़ाई या कुछ अदर खर्चे पर। हालाँकि इसका जो रिटर्न है वो 8 से 9% के बीच है। पीपीएफ के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा रिटर्न है, और यह भी पीपीएफ की तरह ही काफ़ी सेफ स्कीम है, और इसमें भी आपको कोई टैक्स नहीं लगता है। तो पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना एक बहुत ही सेफ स्कीम है आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, और आपको थोड़ा-सा रिटर्न पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। चलिए, जो चौथा तरीका है, वह है इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट या फिर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट करने का। तो देखिए, जो रियल एस्टेट है, उसमें कैपिटल एप्रिसिएशन का स्कोप बहुत ज़्यादा होता है। हालाँकि कुछ फैक्टर्स इसमें जुड़े होते हैं। अब रियल एस्टेट में आप किधर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में कर सकते हो, जैसे फ्लैट हो गया या फिर मकान हो गया। पर आपको कैपिटल एप्रिसिएशन टियर 1 सिटी में ज़्यादा देखने को मिलेगा, या फिर मेट्रो सिटी में ज़्यादा देखने को मिलता है। उसी तरह अगर आप लैंड में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन जो है वो टियर 2 या टियर 3 सिटी में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसके पीछे कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, लेकिन यह होता है कि जैसे टियर 1 सिटी में लोग बहुत ज़्यादा माइग्रेट करते हैं, तो इसलिए उसका वैल्यू, उस फ्लैट की वैल्यू, या अगर कोई
स्टैंड अलोन मकान भी है, उसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा बढ़ती है। लैंड के मामले में क्या है कि टियर 2 सिटी में ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिला है, और टियर 1 सिटी में आप लैंड खरीद भी नहीं सकते हो, वो इतना महँगा होता है। तो टियर 2 सिटी में आप लैंड पे इन्वेस्ट कर सकते हो। अब अगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, तो बेटर है कि आप पेमेंट फुल करके इन्वेस्ट करो। आप अगर लोन लेकर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो यह एक अच्छा तरीका नहीं माना जाता है। हालाँकि कुछ चुनौतियाँ भी हैं, जैसे इसमें कोई एक फिक्स रिटर्न नहीं होता है। जैसा आपने पहले देखा पीपीएफ वगैरह या एसएसआई वगैरह में आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। इवन म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में भी आप कुछ गेस कर सकते हो प्रीवियस रिटर्न को देखकर, पर रियल एस्टेट का आप कुछ कह नहीं सकते हो, इसमें कोई एक फिक्स रिटर्न नहीं है। दूसरा क्या है, लिक्विडिटी का इश्यू है। जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह आप इमीडिएटली सेल कर सकते हो, लेकिन रियल एस्टेट को आप इमीडिएटली सेल कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। मतलब कभी-कभी आपको सालों लग जाएँगे एक ज़मीन को सेल करने में, और कभी-कभी वो ज़मीन बिकती भी नहीं है। और एक और चैलेंज उसमें यह है कि आपको उस रियल एस्टेट के पार्ट को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। जैसे अगर आपने कहीं पे लैंड लिया है, आप वहाँ पर नहीं रहते हो, तो हो सकता है कि कोई उसको इल्लीगली ऑक्यूपाई कर ले, और फिर आप अगर कोर्ट में भी जाते हो, केस भी करते हो, तो सालों आपको उस पर बैठना पड़ सकता है, जो आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। अब अगर बात करें आरईआईटी के बारे में, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको आरईआईटी के बारे में बहुत कुछ बताया है, पर एक जस्ट एक समरी में बता देना चाहता हूँ। आप किसी ज़मीन का या किसी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का एक पोर्शन ले सकते हो, 1/10 पार्ट ले सकते हो। वो आपको फिज़िकली नहीं मिलेगा, ऑन पेपर मिलेगा, लेकिन उससे जो भी प्रॉफ़िट होगा, उसका जो भी किराया आएगा, आपको इक्वल पोर्शन में उसका रिटर्न भी मिलेगा। तो अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, पर आपके पास उतने पैसे नहीं हो, तो आरईआईटी के थ्रू आप कर सकते हो। अब जो 5वां तरीका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, वह है एनपीएस में इन्वेस्ट करना, या फिर एसजीबी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना। तो एनपीएस जो है वह एक पूरी तरह से पेंशन स्कीम है, जिसकी मैच्योरिटी 58 ईयर्स पे होती है। तो अगर आप एक बहुत लंबे होराइजन में इन्वेस्ट करने का देख रहे हो, आप अगर मान लो 30 35 40 साल के भी हो, आप 15 20 25 साल के इन्वेस्टमेंट की ओर देख रहे हो, तो आपके पास एनपीएस एक अच्छा तरीका है इन्वेस्ट करने के लिए। अब हालांकि एनपीएस जो पेंशन फोकस्ड है, इसमें बहुत तरह के टैक्स बेनिफिट आते हैं। तो अगर आप नौकरी करते हो, तो 14% आपके बेसिक पे का आप एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। दूसरा, 80 CCD 1B के अंतर्गत आपको 50,000 रुपये का एक्स्ट्रा रिबेट भी मिलता है। उसी तरह 80C के अंतर्गत आप 1.5 लाख तक का रिबेट अपने इनकम पे पा सकते हो। अब इसमें थोड़े से डीमेरिट भी हैं। पहला कि ये 58 ईयर तक का लॉक हो जाता है, मतलब आप 58 साल के पहले आप नहीं निकाल सकते हो। और ये जो स्कीम है, ये आपको एक पेंशन देता है, जिसमें 40% जो भी आपका अमाउंट एक्यूमुलेट होगा एनपीएस में, वो आपके पेंशन की तरफ जाएगा, और 60% तक विड्रॉ कर सकते हैं। हालांकि ये 40% का जो लिमिट है, इसको आप 100% तक भी कर सकते हो। अब एनपीएस का थोड़ा सा डिमेरिट यह है कि 58 साल तक का लॉक इन पीरियड होता है, मतलब उस ड्यूरेशन तक आप एनपीएस से विड्रॉ नहीं कर सकते हो। बहुत रेयर एक्सेप्शंस हैं, बट वो मोस्टली न के बराबर होते हैं। वैसे यह पेंशन स्कीम है, तो यह आपको इंश्योर करेगा 58 साल के बाद जब आप पेंशन स्टार्ट होगा, तो जो भी अमाउंट एक्यूमुलेट होता है, उसका 40% तक मिनिमम आप पेंशन स्कीम में डाल सकते हो, जो आपको मंथली के हिसाब से मिलेगा। बाकी का 60% आप वन टाइम विड्रॉ कर सकते हो। अब एनपीएस इक्विटी लिंक्ड होता है, तो आपको इसमें रिस्क भी थोड़ा सा देखने को मिलेगा। हालांकि इससे आपको ग्रोथ भी मिलता है, पर आपको थोड़ा सा रिस्क मानकर चलना पड़ेगा। अब एनपीएस जो है वो इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। हालांकि आप वो चूज कर सकते हो कि आपको कितना परसेंट आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, वो इक्विटी में रखना चाहते हो। वैसे आप अगर इक्विटीज में रखते हो, तो रिस्क सबसे ज़्यादा है। अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखते हो, तो रिस्क सबसे कम है। कॉर्पोरेट बॉन्ड में मीडियम रिस्क होता है। अब अगर बात करें हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की, तो यह जिस तरह से गोल्ड का वैल्यू मार्केट में चेंज होता है, हालांकि ये मार्केट लिंक्ड ही हुआ, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू मार्केट के आधार पर ऊपर नीचे आती है। तो जिस तरह से ये गोल्ड की वैल्यू आगे बढ़ती है, वैसे ही आपको उसमें एप्रिसिएशन देखने को मिलता है, प्लस 2.5% का एडिशनल आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। तो यह एक बहुत ही अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम है। पिछले 20-25 साल में गोल्ड में ऑन एन एवरेज 10 से 12% का एप्रिसिएशन देखने को मिला है। तो यह एक काफी अच्छा और सेफ स्कीम है। हालांकि ये मार्केट लिंक्ड है, तो रिस्क भी रहेगा। तो यह थे वो 5 तरीके 2025 के मिड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब देखिए, इन 5 तरीकों में आप किसमें ज्यादा इन्वेस्ट करोगे, किसमें कम करोगे। तो अगर मेरी मानो, तो मैं आपको एक बेस्ट सिनेरियो बताता हूँ। तो अगर बात करें डाइवर्सिफिकेशन के बारे में, तो बेस्ट सिनेरियो जो मेरे हिसाब से है, वह यह है कि आप इक्विटी में 40% का इन्वेस्ट कर सकते हो, डायरेक्ट स्टॉक में 20% का इन्वेस्ट कर सकते हो, पीपीएफ या एसएसवाई में 15% का इन्वेस्ट कर सकते हो, रियल एस्टेट या फिर आरईआईटी में
15% का इन्वेस्ट कर सकते हो। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड या फिर एनपीएस में 10% का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हालांकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपको इसे एनुअली एक बार जरूर रिव्यू करना है। मतलब आप जो भी डाइवर्सिफाई कर रहे हो पैसों को, वो साल में एक बार आप उसको फिर से रिविजिट करें, और अगर आप चाहे तो इन्वेस्टमेंट का परसेंट एक जगह कम करके दूसरे जगह पर ज्यादा कर सकते हो। हालांकि आपको ये एनुअली रिव्यू करना है। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी रिव्यू करोगे तो हो सकता है कि आप बहुत कंफ्यूज होगे, और चूंकि यह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो आपको बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए, और आपको हमेशा एसआईपी का ही तरीका अपनाना चाहिए। मतलब आप मंथली एक फिक्स टाइम पर इन्वेस्टमेंट करो। अब देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो काफी बेनिफिशियल उन लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि यह आपको एक लॉन्ग टर्म में एवरेज ग्रोथ देता है और एक कंसिस्टेंट ग्रोथ देता है। तो अगर आप उस तरह के प्राणी हो जिसे बहुत ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं है, या फिर एक फिक्स पैटर्न पे चलना पसंद है, तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में जरूर सोचिए। और अगर मेरी मानो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे जरूर से जरूर ध्यान देना चाहिए। तो होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपको अच्छी खासी जानकारियां मिली होंगी इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपके कोई और क्वेश्चंस है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो। मैं ट्राई करूंगा जहां तक हो सकता है उसका जवाब देने का। तो ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहें, इस चैनल के साथ बने रहें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे इस आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने पैसे का ध्यान रखें और इन्वेस्टमेंट करते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।